Today we are going to start a new subject which is our Specific Relief Act which is of 1963. तो 1963 का ये एक्ट है. अभी हम लोग ये समझेंगे कि ये एक्ट एक्चुअली है क्या. ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन होने वाला है ये जो वीडियो है हमारा. तो इसमें स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहे हैं. तो बहुत सिंपल मीनिंग है इस एक्ट का. जो मतलब है ये पूरा इसके इस दो जो वर्ड्स हैं इसी में छुपा हुआ है कि हमको स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए. जैसे कोई भी चीज़ स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई चीज़ पर्टिकुलर, मतलब मेरे को वही वाली रिलीफ चाहिए जो मैं इंटेंड कर रहा हूँ, मैं वही रिलीफ चाहता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए. ठीक है, तो हम लोग बिगिन करते हैं इसको. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लो दो पार्टीज के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है. अभी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है अगर वो एक पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच कर देती है, मान लो ये हमारी ए है ये बी है, इफ़ ए जो है वो ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर बी के पास क्या ऑप्शन है. बी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जाके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इसके अगेंस्ट सूट फाइल करे. ठीक है, और जो भी कंपनसेशन जो है वो इसको मिल जाए. तो जब ये कंपनसेशन मिलने से बी सेटिस्फाइड हो जाता है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मतलब दो ही तरह का सिविल जस्टिस में रिलीफ है. तो एक है ये मेरा कंपनसेटरी रिलीफ. ठीक है, कंपनसेटरी रिलीफ का मतलब हुआ कि कंपनसेशन ए ने इसको दिया और इससे बी जो है वो संतुष्ट हो गया, बी सेटिस्फाइड हो गया, तो इसको हम लोग कंपनसेटरी रिलीफ कह देंगे. ठीक है. अभी क्या होता है कि कुछ ऐसे नेचर के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे कंपनसेशन से हमारा काम नहीं बनने वाला है. ठीक है, जैसे कि आप मान लो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आप ऐसा कुछ आप जैसे मान लो कि आप हॉस्पिटल चले जाते हो. ठीक है, हॉस्पिटल में आप जाते हो, उस टाइम में आप जो हो डॉक्टर से वहाँ ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हो. अगर वो डॉक्टर उस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट नहीं दे के आपसे कहे कि हम कंपनसेशन आपको दे देंगे, तो क्या आपके लिए काम चलेगा. आप बोले कि नहीं मेरे को उस टाइम पे ट्रीटमेंट ही रिक्वायर्ड है. तो ये क्या हो गया, आप उससे डिमांड कर रहे हो कि मेरे को एग्जैक्टली वही जो चीज़ है वो एग्जैक्टली चाहिए. ठीक है, या सब्सटैंशियली काफ़ी हद तक हमको वही चीज़ चाहिए. मतलब अभी हमको एक पेशेंट को ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, ना कि उसको आप कंपनसेशन इन मनी दे दोगे तो उसका काम चल जाए. तो वो ट्रीटमेंट के लिए जब वो कोर्ट जाएगा ना कि हाँ मेरे को ये पर्टिकुलर रिलीफ ही चाहिए, इसके लिए उसको स्पेसिफिक रिलीफ में आना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में बात करें तो हम लोग सिंपल समझ सकते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली मतलब एकदम सेम टू सेम और सब्सटेंशियली अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स, या फिर काफ़ी हद तक जो हो जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स था हम लोग का उसी टर्म्स पे खरा उतरे. मतलब बी जो है वो ए से कहे कि बेटा तुम हमको कॉम्पनसेशन मत दो, हमको कंपनसेशन से मेरा काम नहीं चलेगा. ठीक है, और हम लोग इसमें कहते ही यही बात है कि ये जो होता है जहाँ पे कंपनसेशन इन मनी जो होता है वो एजुकेट रिलीफ है, वहाँ पे हम लोग का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं काम करेगा. मतलब अगर आप पैसे लेने से अगर आप सेटिस्फाइड हो जा रहे हो और पैसा ही आपके लिए एजुकेट रिलीफ है, तब फिर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं आएंगे. ठीक है, ये तब आएंगे जब आपको उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस आपके लिए बिल्कुल एकदम ज़रूरी हो जाए कि आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. वैसे सिचुएशन की बात है. जैसे मान लो कि कोई ऐसी पेन है जो कि हमको पता है कि ये बहुत ही मतलब कीमती पेन है. कीमती इस वजह से नहीं कि इसकी प्राइस कुछ है. जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ये पेन है, ये अकबर ने मेरे को ये पेन दिया था. ठीक है, ये मेरे दादा के परदादा के जो भी जनरेशन में रहे होंगे उस टाइम पे उनको अकबर ने ये पेन गिफ्ट किया था. वो पेन आज मेरे पास है. मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि तुम मेरे को 1 लाख रुपए दो और मैं तुमको ये पेन दे दूंगा कल. और कल को आके मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता हूँ और आपको कहता हूँ कि चलो भाई मैं पेन नहीं दे रहा हूँ अब तुमको. तो क्या आप मानोगे? आप बोले कि नहीं मेरे को तो वो पेन चाहिए ही चाहिए. आपके लिए वो पेन, अब मैं बोलता हूँ कि मैं आपको कंपनसेशन दे दूंगा. ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मेरे को कंपनसेशन से काम नहीं चलेगा, मेरे को एजुकेट रिलीफ नहीं है मेरे लिए पैसा. ठीक है, तो आप ऐसे केसेस में स्पेसिफिक रिलीफ में जाते हो. ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सहारा लिया जाता है. तो ये जो एक्ट है ना वो अलग से कोई भी राइट्स नहीं आपकी बता रही है. ठीक है, ये ऑलरेडी जो सिविल
जो राइट्स आपको प्राप्त है, जो ऑलरेडी सिविल लॉ जितने भी हैं उनके तहत जो भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे टॉर्ट है, इन सब में जो भी आपको राइट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं, इन सब राइट्स से रिलेटेड ही आपको रिलीफ दे रहा है। ठीक है, ये कोई भी नए राइट की बात नहीं कर रहा है। तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है जिसके तहत आपका जो अधिकार है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, तो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट ये है कि सामने वाला पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करे, और उस सामने वाला पार्टी का ये राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट का जो भी टर्म्स है वो फुलफिल करो। तो ये आपका राइट है। तो इस राइट को इन्फोर्स कराने का काम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करेगा। ये आपको कोई नया राइट नहीं बता रहा है, जो ऑलरेडी राइट्स आपके पास अवेलेबल है उसी राइट से रिलेटेड ये रेमेडी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली और सब्सटेंशियल अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स, ये हम लोग देख चुके हैं। तो होता क्या था कि ये कोई भी लॉज है, जैसे ये तो इंग्लैंड से निकल के आ रहा है, तो इंग्लैंड में भी हमारे यहाँ क्या होता था कि जैसे दो कोर्ट्स हैं, एक कॉमन लॉ कोर्ट्स है जो कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या टॉर्ट इन सब के बेसिस पे चल रहे हैं, और एक होते हैं हमारे कोर्ट्स ऑफ इक्विटी जो कि गुड कंसाइंस और जस्टिस के बेसिस पे काम करती है। तो जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे मान लो बी जो है वो कहता है कि मेरे को कंपनसेशन से काम ही नहीं चलेगा, तो कॉमन लॉ कोर्ट्स जो थे वो फेल हो जाते थे। वो ऐसे मैटर्स में समझ ही नहीं पाते थे कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनके पास यही था कि वो जो है कंपनसेशन दिला सके। अब उनको लगता था कि अब हम क्या करें, तो ये हेल्पलेस हो जाते थे, और इस केस में इनको कोर्ट ऑफ इक्विटी को मैटर रेफर करना होता था। तो कोर्ट ऑफ इक्विटी जो होती है वही हमारा स्पेसिफिक रिलीफ को लेके आती है, और स्पेसिफिक रिलीफ जो होता है वो एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी भी है। मतलब कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है कि कोर्ट जो है कि वो आपका स्पेसिफिक रिलीफ का जो प्ली है वो एक्सेप्ट कर ही ले। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ लिखा है कि नो रिलीफ वेयर कंपनसेशन इन मनी इज इक्वल टू एजुकेट रिलीफ, यानी जहाँ पे पैसे से आपको रिलीफ एजुकेट हो जा रहा है, मतलब एजुकेट रिलीफ है पैसा आपके लिए, वो वाला जो होगा वहाँ पे आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाओगे। लेकिन तब भी कोई नेसेसरी नहीं है कि कोर्ट आपका वो प्ली एक्सेप्ट कर ही लेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्ट है। अभी इसमें हम लोग जब फर्दर सेक्शंस देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। बस आप इतना समझ लो कि स्पेसिफिक रिलीफ जब हमको एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन चाहिए, ठीक है, कि हमको ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में कहा है वो चीज़ हमको वही चीज़ चाहिए, तब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का रिलीफ लेने आते हैं। ठीक है, और इसका अब हम लोग जैसे सबसे फर्स्ट जो है प्रियम्बल होता है, तो प्रियम्बल देखेंगे तो प्रियम्बल काफ़ी सिंपल सा है, जो कि कहता है कि एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। तो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि ये सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो सर्टेन काइंड्स का मतलब आप समझ लो क्या है कि ये जो रिलीफ होगी वो कैसी रिलीफ होगी, वो रिलीफ ऐसी होगी कि ये मतलब कुछ काइंड के रिलीफ की ही बात कर रहा है। ठीक है, ये पूरा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव नहीं है का मतलब क्या है कि ये पूरा कंप्लीट नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जितने तरह की रिलीफ है वो सभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से ही कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है एग्जॉस्टिव प्रोविजंस इसमें नहीं दिए हुए हैं, कंप्लीट प्रोविजंस नहीं, इसके अलावा भी कई तरह की रिलीफ हमारी बनती है। ठीक है, तो अब बाकी जो सेक्शंस है वो हम लोग बिगिन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा।